चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो पूरा प्राचीन इतिहास का ही होगा। और इसके तहत हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन समय से, और खास करके ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता से ही जनरली क्वेश्चन आप लोग को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वहीं से हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, इतिहास का स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से बने रहिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि पूरा एनिशिएंट एक ही वीडियो लेक्चर में आएगा, तो 2 घंटे तक क्लास चलेगा आज। ठीक है, पहले मैं बता दिया, अगर वहां से पढ़ाता जहां तक पढ़ा दिया था तो हो सकता था कि 1.5 घंटे तक हो जाता, लेकिन 2 घंटा लग जाएगा। कितना भी मैं फास्ट करूंगा तो देखते हैं कितना तेजी में हो जाता है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपका एनिशिएंट फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके लिए। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इतिहास कहते किसको है। तो इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बनता है, इतिज और हौज और आस, जिसका अर्थ होता है ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई हो। इतिहास किसको कहते हैं कि ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई हो, यानी जिसके साक्ष्य हो, जिसके पुरातात्विक सोर्स हो, जिसके साहित्यिक सोर्स हो। जैसे अगर कोई बोले रामायण महाभारत इतिहास है तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके जो है साहित्यिक सोर्स तो है लेकिन पुरातात्विक सोर्स नहीं है, इसीलिए हम उसको इतिहास के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास को हम लोग मेन रूप से जो बांटते हैं वो आपको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्राक इतिहास, ऐसा इतिहास जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, यानी लेखन कला जानने से पहले के इतिहास को क्या बोलते हैं, प्राग इतिहास बोलते हैं। यानी जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था, मनुष्य ने कुछ भी नहीं लिखा, जिसके कोई भी साहित्यिक सोर्स नहीं है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक बोलते हैं। दूसरा है आपका इतिहास, मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। एक बीच का जो टर्म है यहां पर वो छूट गया, आदि इतिहास। जब मनुष्य लिखना जानता था, मनुष्य ने लिखा भी है लेकिन उसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, उसको हम बोलते हैं आदि इतिहास। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वो आदि इतिहास है। आदि इतिहास का मतलब जब मनुष्य ने लिखा था, मनुष्य को लिखना आता था लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए उसको हम आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की भी अपनी लिपि थी, वहां के लोगों ने कुछ लिखा लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसको हम बोलेंगे आदि इतिहास। लेकिन इतिहास किसको कहेंगे, जब मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और इसने 5वीं सदी पूर्व में यानी 476 ईस्वी पूर्व में ग्रंथ लिखा, हिस्टोरिका। सर्वप्रथम इतिहास लिखने का काम हेरोडोटस ने ही किया था, इसीलिए इसका नाम जो है इसको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। किसको, हेरोडोटस को। अगर पूछेगा इतिहास का पिता कौन थे तो हेरोडोटस थे। इतना तक समझ गए। अब हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो हम लाखों वर्ष पहले जब से मानव सभ्यता का विकास शुरुआत हुआ, और वहां से लेकर के प्राचीन समय को हम 8वीं सदी तक के काल को पढ़ते हैं। ठीक है, 8वीं यानी 700 से 800 के बीच के पीरियड तक का जो हम पढ़ते हैं। आरंभिक क्रियाकलाप यानी मनुष्य जब पत्थरों के मांद में रहता था, पत्थरों वहीं से जब सभ्यता का विकास हुआ, वहां से लेकर के 8वीं सदी तक का काल हम लोग प्राचीन काल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। दूसरा 8वीं से 18वीं के बीच का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, और 18वीं से अभी तक का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए, इतिहास को समझने के लिए कुछ टर्म आता है, ईसवी सन और ईसवी पूर्व। तिथियों का निर्धारण देखिए, 0 ईस्वी सन जब ईसा मसीह को जिस दिन सूली पे लटकाया गया था,
और वो दोबारा जीवित हो गए थे नेक्स्ट फ्राइडे को, उस दिन को नई दुनिया की शुरुआत मानी जाती है और 0 ईस्वी सन वहां से स्टार्ट हुआ। उससे पहले की घटना बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के पहले की घटना ईसा पूर्व और उनके बाद की घटना ईस्वी सन कहलाता है। तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें हम लोग माइनस जो है पहले की घटना और प्लस एनो डोमिनी बाद की घटना, यानी ईसा मसीह के को सूली पे लटकाने के पहले की घटना और उसके बाद की घटना। इतिहास का सोर्स आपको पता ही होगा, दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक होता है आपका पुरातात्विक सोर्स, एक होता है साहित्यिक सोर्स। साहित्यिक सोर्स मतलब लिटरेचर लिखा हुआ, पुरातात्विक सोर्स मतलब जो पत्थर है, अभिलेख है, कुछ औजार मिले, कुछ सिक्का मिला, कुछ धातु पे लिखा हुआ ताम्र लिपि या कुछ भी मिलता है वस्तुएं, ठीक है, तो वो सब मूर्ति कला मिला, तो ये सब पुरातात्विक सोर्स हो गए। और साहित्यिक सोर्स जो लिखा हुआ है, उस समय के लोगों ने कुछ लिखा उस समकालीन स्थिति के बारे में, उसको हम लोग साहित्यिक सोर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या किसी का नहीं चल रहा है? क्या नेटवर्क इशू सबको आ रहा है? देख लें अपना अपना। बिल्कुल चल रहा है। चलिए, कुछ लोग का नेटवर्क इशू होता है तो आपके साइड से ही होता है। तो यहां पर मेन रूप से आपका क्या हो गया, अभिलेख भवन जो भी हो गए, अभिलेख भवन, सिक्के, स्थापत्य भवन या कला के तहत चित्रकला, मूर्ति कला, जो भी समकालीन परिस्थितियों में उस समय के लोगों ने मूर्ति कला बनाया, चित्रकला का निर्माण किया, अभिलेख जो पत्थरों पे खोद करके लिखे गए, सिक्के जो जारी किए गए या स्थापत्य जो भवन बनाए गए, तो ये सभी पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत ही आता है। और साहित्यिक सोर्स में आप देसी सोर्स को ले सकते हैं, विदेशी सोर्स को ले सकते हैं। देसी में आपके जो भी धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे धार्मिक साहित्य के रूप में हम लोग वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लौकिक साहित्य में जैसे चाणक्य का जो अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, ठीक है। तो विदेशी सोर्स में से आ गया मेगास्थनीज का इंडिका। लेकिन धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धर्म से जुड़ा हुआ जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, ये सब उससे भी उस समकालीन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है वैदिक साहित्य, गैर वैदिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में तो वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गए, ये सब आपके वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देसी साहित्य के अंतर्गत जो बहुत सारे जो धर्म से जुड़े हुए जैन साहित्य का जैसे कल्पसूत्र है, ठीक है, उसके बाद त्रिपिटक ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य का है, तो ये सब ग्रंथ से भी उस समकालीन स्थिति के बारे में पता चलता है। फिर बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपना किताब लिखा, जैसे यूनानी साहित्यकार आए यहाँ पर, उन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी। चीनी यात्री जैसे वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये लोग आए तो भारत के बारे में जानकारी दिया। फिर जैसे अरबी यात्री भी बहुत सारे आए, ठीक है, तो उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, जैसे अल्बुकर्क है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, उसने लिखा, तो इन लोगों ने भारत के बारे में लिखा, तो वो साहित्यिक सोर्स के तहत हम लोग उससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भी होता है पाषाण काल, यानी पत्थर का काल, जब मनुष्य का जो है जीवन पत्थरों के ही मांद में, पत्थरों के बने औजार से, पत्थर पे ही मतलब मैक्सिमम डिपेंडेंसी पत्थर पे ही था, तो उस काल को हम लोग बोलते हैं पत्थर का काल या लिथिक एज, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल आरंभिक चरण 20 लाख ईस्वी पूर्व से 14,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। डायरेक्ट भी पूछ सकता है पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला, तो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 14,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, 14,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक चलेगा। और तीसरा है आपका नव पाषाण काल, वो आपको 8,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक चलेगा। यानी सबसे बाद का कौन सा हो गया, नव पाषाण काल, और सबसे पहले का क्या हो गया, आपका पूरा पाषाण काल हो गया। तो शुरुआत में मनुष्य का जीवन क्या था, शिकारी था, आखेटक था, जैसे आदि मानव लोग सब रहते थे,
मेन रूप से शिकार करना, आखेटक जीवन जीना, भोजन में कंदमूल, कच्चे मांस, ये सब खाते थे, फल। और लेकिन आग का आविष्कार जो है आपका सबसे पहले पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। अगर पूछे आग का आविष्कार कब हुआ तो पूरा पाषाण काल में, लेकिन अगर पूछे आग का उपयोग कब किया जाने लगा तब वह आपका नवपाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, उपयोग हो गया नवपाषाण काल। सर्वप्रथम खाद्य उत्पादक मनुष्य कब बना तो वो भी बना आपका नवपाषाण काल में। तो मैक्सिमम आंसर में नवपाषाण ही आता है यहाँ पे। बस यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, आग का आविष्कार पूछे तभी आप पूरा पाषाण मारिएगा, नहीं तो बाद में की जितना भी होगा मैक्सिमम नवपाषाण में ही होता है। अब देखिए 14,000 ईस्वी पूर्व से ये तो हो गया। औजार का निर्माण, यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य ने औजार हथियार बनाना कब से शुरू कर दिया तो मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में 14,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व में औजार बनाना शुरू कर दिया। अब मनुष्य धीरे धीरे खाद्य उत्पादक की ओर बढ़ने लगा। गेहूं जौ मरुआ खुद व खुद खोज लिए गए, यानी मनुष्य अब भोजन के रूप में फसल का उपजाने लगा। अब देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार कब हुआ तो नवपाषाण काल में, चाक जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू बनाया किस जानवर को तो कुत्ता को, दूसरा जानवर था भेड़। ठीक है, जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया था। उस समय गाय के बारे में जानकारी नहीं थी और लोग गाय का प्रयोग जो है मतलब पालने के रूप में या दूध प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। और यहाँ पे कई जगह चावल के भी खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो था मनुष्य कहाँ रहते थे तो शुरुआती में मनुष्य कहाँ रहते थे, पहाड़ और गुफाओं में रहते थे, पहाड़ और गुफाओं में रहते थे। शुरुआत में मनुष्य कहाँ रहते थे, पूरा पाषाण में पहाड़ में और गुफाओं में रहते थे। अब कहिएगा पहाड़ में क्यों रहते थे, गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर शुरुआती चरण देखिए तो मनुष्य स्वतंत्र ही रहता था, लेकिन पूरा पाषाण काल आते आते मनुष्य गुफा में रहने लगा, चूंकि वहां पर शीत कहते हैं कि एक ऐसा समय आया था, ठीक है, जब ठंड ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो लोग जो है बाहर नहीं रह सकते थे खुले में, तो उन्होंने पहाड़ के मांद में रहना शुरू किया। और मांद में जब रहना शुरू किया पहाड़ की गुफाओं में, ठीक है, तो वहां पे पहाड़ के पत्थर से बहुत सारा आग का आविष्कार हो चाहिए सब हुआ था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपका यहाँ पर क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि शुरुआत में तो बड़े बड़े जानवरों को ये लोग मार करके अपना करते, चूंकि ठंड का मौसम रहता था ज्यादा। ठीक है, हिम युग कहलाता था, मतलब चूंकि पृथ्वी पे क्या हुआ था, एक समय आया था, देखिए बहुत सारा युग आया है। जुरासिक युग था जिसमें डायनासोर भी हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। फिर ऐसा युग आया कि आपका शीत युग आ गया, पूरा ठंडा प्रदेश हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे शीत युग समाप्त हो गया और अब आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से टेम्परेचर आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये पृथ्वी पे अलग अलग समय में टेम्परेचर अलग अलग रहा है, उसके भी प्रभाव से कभी मनुष्य खुले में रहता था, कभी मांद में रहता था, कभी बड़े जानवरों का शिकार करता था, कभी अब देखिए ठंडा महीना है तो ठंड में आप बड़े जानवरों को मार दिए तो शिकार कर लिए तो उसको आराम से जो है 1 महीना खाइएगा, क्योंकि आपको फ्रीज की जरूरत नहीं है। लेकिन गर्मी में अगर आप बड़ा हाथी को मार दिए और उसको खाइएगा तो 1 से 2 दिन में तो वो फिर खराब हो जाएगा, सड़ने लगेगा। तो पहले तो शुरुआत में लोग जानवरों को ही मार के खाते थे, तो उन्होंने आगे चल के छोटे छोटे जानवरों को मारना शुरू किया था। ठीक है, शुरुआत में बड़े जानवरों का शिकार करते थे, फिर छोटे छोटे। और यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। अब लोग टोलियों में रहने लगे। टोली, टोला मतलब समझते हैं ना, 2-4 परिवार का टोला। फिर आगे जब नवपाषाण काल हुआ तो कबीलाई समूह में रहने लगे और यही टोला आगे जाकर के जन बन जाता है, जन से जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद बनता है और महाजनपद तभी का महाजनपद अभी का राज्य वही हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद जो युग आता है वो आता है धातु युग। धातु युग 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत हुई, यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का खोज किया वो था तांबा धातु। अगर पूछे मनुष्य ने किस धातु की खोज की तो याद रखिएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की थी। ठीक है, और दूसरा धातु बना कांसा, तांबा और टीन को मिला करके। चूंकि ये तांबा जो होता है मृदुल धातु होता है, मुलायम होता है, तो उससे बने हथियार उतने कारगर नहीं थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मिला रहे, गर्म करके मिला रहे आदि मानव सब। 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास धातु युग का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई। मानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु की ही औजार बनाई थी। उसके बाद कांसा की खोज हुई। उसके बाद कौन सा, कांसा। तो तांबा और टीन का मिश्रण क्या होता है, आपका कांसा होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि कांसा किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो मनुष्य ने तांबा धातु को ही सर्वप्रथम खोजा था। अति महत्वपूर्ण लाइन था, हो गया।
चलिए, तांबा के बाद जब कांसा की खोज की तो इस युग को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो भी कह लीजिए, ठीक है, सब एक ही है। चूंकि सिंधु और इसके सहायक नदियों के किनारे यह फली फूली थी, और खास करके उत्तर पश्चिम भारत में यह फला फूला था। जैसे अगर हम भारत का मैप बना दें तो ये, अगर ये भारत का है तो इस क्षेत्र में यह लगभग 13 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह सिंधु घाटी सभ्यता था। यानी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह सभ्यता का विकास हुआ था, और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। अब कहिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मनुष्य कांसे का प्रयोग करता था, और धातु के नाम पे ही उस युग का नाम पड़ता है, ठीक है। और हड़प्पा क्यों कहेंगे? तो हड़प्पा धातु, देखिए हड़प्पा की ही सर्वप्रथम खोज हुई थी, ठीक है, हड़प्पा स्थल। और इतिहास में ऐसा कहा गया है कि जो स्थल का पहले खोज होगा तो उसी स्थल के नाम पे उस युग का नाम पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे हड़प्पा शहर को खोजा गया था सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आगे चल करके हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। तो सिंधु और उसके साथ जो सहायक नदियां हैं, तो सबके किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ, और यह पूरे विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। शुरुआत में जब भी मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ था तो नदी के किनारे ही हुआ। चाहे आप मिस्र की नील नदी की सभ्यता को देख सकते हैं, चीन की हुआंगो नदी घाटी की सभ्यता को देख सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई, ये सब आपके 9th-10th के SCERT बुक में है। तो ये सब अच्छे से अगर आप देखेंगे तो वहां दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग मेन थीम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व था। अगर 1750 भी कर दे तो घबराना नहीं है, 2500 की जगह 2300 भी कर दे तो घबराना नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन देगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये सब जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति होता है, कार्बन 14, क्योंकि ये सब का निर्धारण जो होता है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर होता है, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, तो इसमें जो है आपका 100-200 वर्ष का आगे पीछे हो जाता है। अब कहिएगा कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, C14 पद्धति क्या है? एक C12 होता है, एक C14 होता है। तो C12 स्थिर रहता है और C14 का क्षय होता है, ठीक है, वो समय के अनुसार घट जाता है कोई भी पदार्थ में। तो उस पदार्थ में कितना कार्बन 14 उपस्थित है, उससे उसका आइडिया लग जाता है यह कितना वर्ष पहले का है, ठीक है। तो इसलिए सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान को खोजा था, और यह हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और आपका मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कई बार पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो सबको हम सिंधु क्यों कहते हैं? चूंकि जैसे अभी गंगा है, गंगा के आसपास जो है कमला बलान कोसी सब जाके मिलती है, लेकिन मेन नदी बिहार में क्या है? गंगा है। तो यहाँ पे गंगा नदी घाटी सभ्यता ही कहलाएगा, क्योंकि मेन नदी के ही नाम से उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंधु इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सिंधु मेन नदी है, बाद बाकी जो भी चनाब झेलम जो सतलज है ये सारे सहायक नदियां, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभ्यता का जो चित्र देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर अच्छे से, ये उस शहर का है। तो शहर में जो घरे थे पक्के ईंट के मकान थे, बीचों बीच नालियां बनी हुई थी, और सभी सड़कें एक दूसरे को चौकोर मतलब समकोण पे काट रही थी। इस तरीका से नगर नियोजन को बसाया गया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ अवशेष है, प्रांत है, अवशेष स्थल। जैसे सिंध है, सिंध में आपका चौहुंद्रो और मोहनजोदड़ो, सिंध में चौहुंद्रो और मोहनजोदड़ो दो यहाँ पे जगह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा नरकंकाल यहीं से मिला, और उस समय का सबसे सुप्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो ही हुआ करता था, इसीलिए सबसे ज्यादा नरकंकाल वहीं मिला। और वहीं पे आपका ये जो ग्रेट बात है, जो विशाल स्नानागार है वो वहीं मिला था। और खास करके लोग धार्मिक कर्मकांड या जो भी करते होंगे तो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, तो लोग इसमें धार्मिक कार्य करने के लिए इसमें स्नान करके आगे पूजा पाठ या जो भी करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाइए, तो चौहुंद्रो में आप ये जानिएगा श्रृंगार प्रसाधन के जो संसाधन है उस समय, अभी का जो आप लिपस्टिक पाउडर काजल ये सब देखते हैं, तो ये यहाँ पे चौहुंद्रो के ही लोग, यानी ईस्वी पूर्व में ही ये सब का आविष्कार हो चुका था, और चौहुंद्रो के लोग ये सब का प्रयोग करने लगे थे। तो श्रृंगार प्रसाधन के अवशेष चौहुंद्रो से मिला। ये सब पाकिस्तान में अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में, याद रखिएगा। पंजाब में रोपर, हड़प्पा, सिंघोल ये सब मिला है।
हरियाणा में बनावली जगह मिला है जो कि पुरातात्विक स्थल है, जो खुदाई में मिला है। राजस्थान का कालीबंगा अति महत्वपूर्ण है। कालीबंगा याद रखिएगा, काली चूड़ियों के कारण इसका नाम, काली चूड़ियां मिली वहां अवशेष में, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा, राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद गुजरात का जो लोथल और रंगपुर है वो अति महत्वपूर्ण है। उस समय का यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था, व्यापारिक बंदरगाह, जहां से आपको इराक, ईरान, फारस, मेसोपोटामिया का व्यापार हुआ करता था। तो अति महत्वपूर्ण है कि लोथल किसके लिए जाना जाता था, तो वहां का बंदरगाह था, यहीं से जो है विदेशी व्यापार हुआ करते थे। अब नगर और किस नदी के किनारे है वो देख लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी, ये अति महत्वपूर्ण है, पूछ देगा आपको हड़प्पा, और कई लोग सोचते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं इसलिए सिंधु नदी मार के आ जाते हैं, नहीं। आपका जो है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे था, और आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो कहां था, सिंधु नदी। एक मूवी भी आया था ऋतिक रोशन का, मोहनजोदड़ो, देख लीजिएगा, यूट्यूब पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रोपर। रोपर जो आपका पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे था। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे था। लोथल अति महत्वपूर्ण, लोथल को नहीं भूलिएगा, लोथल अति महत्वपूर्ण है, भोगवा नदी के किनारे था। कहां पे है, तो गुजरात में है। यह एक व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पे बंदरगाह था, जहां से मेसोपोटामिया जो आपका मेसोपोटामिया, हाँ, दजला फरात नदी जो इराक, ईरान है, वहां पे व्यापार हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आलमगीर पुर हिंडन नदी के किनारे था, ये यूपी में है। अगर चौहद्दी अगर देखिएगा, जिसे मान के चलिए, ये अगर मान के चलिए भारत का नक्शा है, तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौहद्दी था, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। ठीक है, और उत्तर में आलमगीरपुर, उत्तर में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आपको ये सब नोट्स होगा जो आप कंटेंट सेक्शन में जनरल नॉलेज में देखिएगा, उसमें अच्छे से हमने दिया हुआ है नोट्स। आलमगीरपुर यूपी में था, और आपका जो है इधर पश्चिम में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सुद कांगेडोर जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान में स्थित था। तो यहां तक यह सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो ये याद रखिएगा, उत्तर में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे, दैमाबाद महाराष्ट्र तक आपका दक्षिण में फैला हुआ था, उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा तक फैला हुआ था, और पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान सुद कांगेडोर वहां तक फैला हुआ था। तो हो सकता है अगर चौहद्दी में पूछ दे तो कहीं। अब देखिए यह किसके लिए प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था, तो नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। सबसे ज्यादा उसकी विशेषता नगर नियोजन ही थी, क्योंकि वहां पे जो नगर थी और यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। लोग शहरों में रहते थे और अपने नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत पक्के ईंटे के, ऐसे सड़कें कच्चे ईंट के बनते थे और मकान पक्के ईंट के बने हुए थे। ठीक है, 1 मंजिला 2 मंजिले बहुमंजिले तक मकान यहाँ पे बनाए गए थे। नालियां चौड़ी बनाई गई थी, जो कि आपका जो भी कचरा है नालियों के माध्यम से बहने के लिए, और जगह जगह उसमें भी आपका सोख्ता बनाया गया था। सबसे बड़ी बात था ये। और आज भी जब नालियां बनता है तो आगे जाकर के बंद हो जाता है, और देखिएगा बरसात में, एक बरसात होगा पूरा शहर डूब जाता है। लेकिन इन लोग का शहर नहीं डूबता था, क्योंकि बीच बीच में इन लोगों ने सोख्ता का भी प्रबंध कर रखा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और भंडार गृह मिले हैं, यानी इनको खाने से ज्यादा अनाज होता था, इसीलिए तो इनके यहाँ भंडार गृह था। नहीं तो आप देखिए व्यापारी वर्ग के लोग के घर में भंडार गृह होगा, कोठी जिसको बोलते हैं गांव घर में, नहीं, अनाज रखने के लिए। तो कोठी कहां मिलेगा, जिसके यहाँ अनाज होगा, जो खेती कर रहे होंगे, जिनको खाने से ज्यादा अनाज हो जाएगा और खाने लायक उपजाएंगे, तो वो काहे कोठी रखेंगे। या बैंक कहां मिलेगा, जहां पैसा लोगों को ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वहीं पे बैंक भी ज्यादा रहता है ना। चलिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, अन्नागार था, अन्न को रखने वाला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जब खुदाई हुआ तो बहुत सारे नर कंकाल मिले। ठीक है, इसीलिए उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब इनका आर्थिक जीवन क्या था, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसायी जो करते थे वो कृषि का ही करते थे। खास करके ये लोग कपास की खेती करते थे, और कपास से रुई तैयार करके ये लोग क्या करते थे कि व्यापार करते थे, खास करके जो मध्य एशियाई देश था उसके। हाँ, कोठी मिट्टी का होता था, अब जो है स्टील का हो गया उसका स्टैंडर्ड रूप। ठीक है, आप लोग के भी घर में होगा। ठीक है, हम लोग कोई लंदन के नहीं है, हम लोग आप लोग सबके घर में पहले के जो भी होंगे घर वाले, जो भी पुराना घर होगा उसमें आपको जरूर दिखाई देता है। ठीक है, जो भी कृषक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी जो लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं तो उनके घर में नहीं होगा। सिंध वासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं था।
पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है? तो हड़प्पा वासियों को जाता है। पहली बार कपास किसने उपजाया था? तो हड़प्पा वासी। कपास से क्या तैयार होता है? रुई। और सिंधु जो नाम पड़ा है वो सिंडन से पड़ा है। सिंडन जो कहा जाता था कपास के बीज को कहा जाता था, और सिंडन से ही, अब सिंधु को, स्व को अरबी लोग ह लिखते थे, और ह से ही हिंदू हो गया। सिंधु से क्या बना? हिंदू, और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान। यानी हिंदू कोई धर्म नहीं था, ठीक है। धर्म कौन सा था? सनातन धर्म था। हिंदू, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। अरबी लोग जब आते थे तो उसको हिंदू कहते थे, क्योंकि वो स्व को स्व नहीं लिखते थे, वो ह ही लिखते थे, उसका उच्चारण ह ही करते थे। और हिंदू जो शब्द है वो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे चल करके यह एक कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, बल्कि उसका धर्म जो है वो सनातन धर्म है जो वैदिक सभ्यता में चल रहा था, ठीक है। हड़प्पा कालीन चित्रकला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बीच में एक देवता बैठे हुए सिंह लगाए हुए, ये पशुपतिनाथ हैं, और इनके साथ जानवर, पशु का चित्र है, जो कि पशुओं के देवता कहलाए जाते थे ये लोग, ठीक है। ये जो देवता है, और आगे चल करके यही जो है शिव का रूप बन जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा वासी ही सर्वप्रथम जो है स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि हड़प्पा के बाद ही आपका वैदिक सभ्यता आया। तो वैदिक सभ्यता आया तो कुछ इनके भी जो संस्कृति था उसको उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार अस्त्र मुक्ता तांबा टीन यानी कांसे के बने हुए थे। अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का औजार किस धातु के बने हुए थे, तो कांसे के बना हुआ था। क्लास तो 3:30 बजे से हमने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था आपको मॉर्निंग में ही, ठीक है। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन में जो छूट गया वो देख लीजिएगा। ये लोहा धातु के बारे में परिचित नहीं थे। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे के बारे में जानकारी थी, तो नहीं थी। और लोहे की जानकारी 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ किनको? तो उत्तर वैदिक काल के लोगों को। यह क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा भी गया था, ठीक है। अब आते हैं, वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। किस काल का? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वो मेन रूप से वस्त्र का ही होता था, और ये वस्त्र बेच करके ही इतने धनी मनी हुए थे। जो इनके मकान बहुमंजिले थे, घर में जो है आपका शौचालय था, स्नानागार, ये सब जो बनाए थे, सड़कें, नालियां, ये सब जो पूरा परिपक्व स्थिति में था, ठीक है। तो उसके पीछे इनका इनकम ऑफ सोर्स ही था। और इनको कहां से इनकम जनरेट होता था? तो कपड़े बेच करके, ठीक है, कपास, कपड़ा। सामाजिक जीवन, समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था। एक विद्वान वर्ग था, योद्धा वर्ग, दूसरा जिसको योद्धा एवं प्रशासनिक बोलते हैं, अधिकारी वर्ग, तीसरा व्यवसाय वर्ग, चौथा श्रमजीवी वर्ग। जुआ खेलना, शिकार करना, गाना बजाना इनके मनोरंजन का मेन रूप से साधन था। धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की पूजा करते थे, और यह समाज जो था वह मातृसत्तात्मक समाज था। समाज में माता की स्थिति अच्छी थी, इसीलिए समाज बहुत ही शांति प्रिय समाज था, ठीक है। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग, इस तरह का जो चिन्ह है वह ये हड़प्पावासी ही प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। बैल को पशुपतिनाथ का वाहन और फाख्ता को एक पवित्र पक्षी के रूप में ये लोग मानते थे। सिंधु सभ्यता के मुहरों पे सर्वाधिक आकृति, ये मुहर है, कौन सा आकृति है? ये देख रहे हैं, बैल। ये कौन सा आकृति है? बैल। तो सर्वाधिक आकृति बैल के मिले, और ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, लिपि है, लेकिन आज तक इसको कोई पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लेखन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और इस लिपि की सर्वाधिक समानता इसे द्रविड़ लिपि से मिलती है। इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसको नहीं पढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य से यह सभ्यता ज्यादा दिन चलती नहीं है, और यह सभ्यता लगभग 1000 साल तक ही रही, और यह सभ्यता समाप्त हो गई। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सुमेर जिसको बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, उसके समकालीन थी। इस सभ्यता का अंत सिंधु नदी में बाढ़, नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, भूकंप, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से हुआ होगा। कोई एक कारण फिक्स नहीं है, किस कारण से हुआ ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर बाढ़ भी आता है तो किसी प्रॉपर क्षेत्र में आता है, क्योंकि यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, तो सब जगह तो बाढ़ नहीं आया होगा, तो यह भी मान्यता नहीं है। फिर अगर सूखा भी पड़ा हुआ होगा तो राजस्थान या जहां पे वर्षा नहीं होती है वहां पे तो सब जगह तो सूखा भी नहीं पड़ा हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन भी आने का कारक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय तो उतना संसाधन या पेड़ वृक्षों की कटाई भी नहीं हो रही थी, तो जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ? तो बहुत कारण है। आर्यों का आक्रमण किन्हीं को माना जाता है, लेकिन आर्य तो बहुत बाद आए, इनके जाने के बाद आए, उनके साक्ष्य प्रमाण हैं
कि कब आए वैदिक सभ्यता में, ये ग्रंथ में या जिक्र है सब कुछ। तो ये कुल मिलाकर के कोई कंफर्म कारण इसका नहीं पता चलता है कि क्या कारण था। लेकिन एक कारण सबसे ज्यादा था कि नदी के बाढ़, चूंकि जो इनका सेंट्रल शक्ति जहां मोहनजोदड़ो हो वो डूब गया होगा, जहां से जैसे अभी दिल्ली है, दिल्ली में कोई बमबारी कर दे तो पूरा देश का जो आपका प्रशासनिक इकाई है वो चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि वहीं से सेंटर से ही पूरे देश में प्रशासन चल रहा है, शासन चल रहा है, तो हो सकता है कि इसका जो सेंटर जो होगा मोहनजोदड़ो, वहीं पे कुछ हो गया जिस कारण से पूरा ये तहस नहस हो गया। आगे चल करके ये जैसे अभी कोरोना के समय क्या हुआ था, जब बीमारी, और एक कारण बीमारी भी फैलने का बताया गया, इनकी जब हड्डियों का रिसर्च हुआ तो इन लोगों को एक बीमारी हो रखा था मलेरिया टाइप का, प्रोटोजोआ संबंधित, वो भी एक कारक है कि हो सकता है कि ये लोग बीमार पड़ने लगे और फिर धीरे धीरे जो सेंटर था वहां से ये लोग भाग करके गांव की तरफ पलायन किए, और फिर आगे चल करके हो सकता है इन्हीं की सभ्यता जो है धीरे धीरे फिर वैदिक सभ्यता में मिल गई हो। जो भी हो, एग्जैक्ट कारण अभी तक इतिहासकारों को पता नहीं है। अब आते हैं वैदिक सभ्यता को, हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ था पिछले क्लास में, आप लोग वैदिक सभ्यता को देखा ही है, लेकिन फिर भी तेजी से रिवीजन कर लीजिए। वैदिक सभ्यता 1000 से 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का काल है। इसको दो भागों में बांटते हैं वैदिक सभ्यता को, एक आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और दूसरा आपको बांटते हैं 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये आपका है वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल, ठीक है। तो जब ऋग्वेद का जिस काल में निर्माण हुआ उसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। बाद में की जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, भारतीय इतिहास में 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक की के इतिहास को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। याद रखना है आपको, रटिए नहीं, एक बार सुन लीजिए, 2 घंटे का वीडियो होगा, पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, बार बार सुनिए, उसी में आपका काया पलट है। 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। इस सभ्यता की संस्कृति के निर्माताओं को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल का होना, लेकिन वर्तमान समय में आर्य का अर्थ हो चुका है जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे उनको आर्य कहा गया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है उच्च कुल का होना। लेकिन जो भी देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा। आज भारत में मध्य एशिया से किस दर्रे से आए थे, तो खैबर दर्रा से। किस दर्रे से आज पहुंचे थे, खैबर दर्रा। और जो अरबी आक्रमणकारी आए थे वो बोलन दर्रा से आए थे, याद रखिए। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का गैप। क्योंकि ये लोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आए थे, तो हिमालय के पहाड़ के बीच से ही जो खैबर दर्रा है वहीं से ये लोग भारत में एंट्री किए थे। भारत आने पे आर्य सर्वप्रथम कहां पे आकर बसे, सप्त सैंधव प्रदेश, यानी सिंधु और उसकी जो 7 नदियों का जो सप्त सैंधव प्रदेश है, पंजाब, ये सब सप्त सैंधव प्रदेश में ही आता है। पाकिस्तान अब चला गया, ठीक है। तो ये शुरुआत में आके इधर ही बसे, ठीक है। अब वैदिक साहित्य के बारे में जानिए। सबसे पहले वेद, तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है, अति महत्वपूर्ण है। ये ऋग वैदिक काल में लिखे गए थे ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या है वो देखिए, इसमें देवताओं की स्मृति में, यानी देवताओं को खुश करने के लिए उनमें प्रार्थनाओं का संकलन है। और इसमें लगभग 1028 श्लोक, 10 मंडल, लगभग 10,600 मंत्र हैं, जिसमें 4 वर्ण का जिक्र किया गया है 10वें मंडल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो यहीं से अब आपका जाति में बदलना शुरू हुआ, यानी जो उत्तर वैदिक काल के स्टार्टिंग में, यानी ऋग वैदिक काल के समापन होते होते जाति का निर्माण हो चुका था, ठीक है। शुरुआत में ऋग वैदिक काल में जो जातियां थी वो कर्म के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जातियां जन्म के आधार पर हो गया, यानी जिस जाति में बच्चा जन्म लेगा वो उसी जाति का कहलाएगा। शुरुआत में इसको वर्ण बोलते थे, रंग के आधार पर, कर्म के आधार पर बनाया गया था। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है यहां पर मिलता है, और वह सूर्य देवता की स्तुति में है। कई बार पूछेगा कि गायत्री मंत्र किस देवता के लिए लिखा गया था, तो सूर्य देवता के लिए। उसके बाद ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा वेद है। अगर पूछे सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो पढ़ा रहे पढ़ते रहिए, कौन सा पूछेगा वो एग्जाम में बात करेंगे, ठीक है। सब पढ़ते रहिए, सोशल साइंस में सब है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब पढ़ के रखिए। बीपीएससी क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है, कहने के लिए सिलेबस जारी होता है, पढ़ के सब रखिए। सामवेद या गायन संबंधी वेद है।
सामवेद क्या है आपका? गायन संबंधी वेद है। अगर पूछेगा कि सारे गामा पा जो 7 स्वर हैं, ठीक है, सारे गामा पा धा नी, वो जो शब्द हैं वो आपके सामवेद से ही आए, तो गायन संबंधी वेद याद रखिएगा सामवेद। कर्मकांड संबंधी वेद है, जो कि विवाह में कौन सा मंत्र होगा और मरनी पे कौन सा मंत्र होगा। ऐसा तो नहीं है कि विवाह में मरनी वाला मंत्र हो जाएगा, तो सबका एक अपना अपना कर्मकांड है। यज्ञ करना है तो किस तरीका से करना है, हवन करना है तो किस तरीका से करना है, तो वो कर्मकांड संबंधी वेद आपका कौन सा है? यजुर्वेद है। ये गद्य और पद्य दोनों में है, कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है, ठीक है। अथर्ववेद जादू टोना टोटका चिकित्सा संबंधी वेद है। जैसे कुछ होता है नजर ना लगे तो आप क्या करते हैं, जैसे नया गाड़ी किनते हैं तो लोग उसमें नीचे में पुराना चप्पल जो है लटका देते हैं, या नींबू और मिर्ची लटका देते हैं। तो जादू टोना टोटका से संबंधित जो है आपका अथर्ववेद में चर्चा किया गया, ठीक है। अब आ जाइए, उत्तर वैदिक काल में 4 उपवेद की भी रचना हुई बाद में चल करके। ऋग्वेद आयुर्वेद, इसमें चिकित्सा संबंधित है, धन्वंतरी ने लिखा है। यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, विश्वामित्र ने लिखा है। सामवेद गंधर्व वेद, इसको कला और संगीत से संबंधित है, भरत मुनि ने लिखा है। और भारत नाट्य के जो है कह सकते हैं जनक भी भरत मुनि है। सामवेद गंधर्व कला, चलिए भरत मुनि, तो सबसे भरत मुनि ने ही भारतीय नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं, भरत मुनि, ये याद रखना है आपको। अथर्ववेद शिल्प वेद भवन निर्माण कला से संबंधित है, विश्वकर्मा इसके रचयिता है। पुराण क्या है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराण के बारे में आपने जानते ही होंगे, जैसे मत्स्य पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है, जैसे मीन का अवतार, कछुआ का अवतार, नरसिंह का अवतार, वामन का अवतार, ये सब। उसके बाद सुअर का अवतार लेते हैं, फिर नरसिंह का अवतार लेते हैं, नहीं तो जो 10 अवतार है भगवान विष्णु का वो आपका पुराण में ही है, और मत्स्य पुराण। तो सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण आपका कौन सा है? मत्स्य पुराण को ही सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और इसको चजुवर्षति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चजुवर्षति सहस्त्र संहिता। और इसको चूंकि इसलिए कहा जाता है चूंकि यह 24 अध्याय में लिखा हुआ है। चजुवर्षति मतलब ही होता है 24, ठीक है। अब महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि व्यास ने इसकी रचना की थी, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत, उसको उसके रचयिता कौन थे? तो महर्षि व्यास, ठीक है। और उसका अन्य नाम जय संहिता भी है। अब आ जाते हैं उस समय जो फिलोसफी दिए थे कुछ, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। अब कहिएगा सांख्य दर्शन क्या है? तो ईश्वर एक है, दो है, अनेक है, क्या है, नहीं है, सत्य, अहिंसा, ये सब के बारे में कपिल मुनि ने ही बताया था सर्वप्रथम। योग के बारे में, शरीर को आप फिट करने के लिए योग करते हैं तो पतंजलि, आज भी बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से ही चलाते हैं। न्याय के लिए गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बदरायण। तो ये सब क्या है कि ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे अंधा, और एक कहानी आपने सुना होगा कि अंधे को हाथी पकड़ने के लिए कहा गया था, तो कोई उसका पैर पकड़ा तो उसको क्या बोला कि ये तो पिलर लग रहा है। कोई उसका कान पकड़ा तो ये बोला कि सूप लग रहा है, डगरा जो सूप जो होता है गांव देहात में, ठीक है। कोई जो है उसका सुर पकड़ा तो बोला सांप लग रहा है। तो अलग अलग लोग जब पकड़े उसको तो अलग अलग बताए, चूंकि सभी अंधे थे, तो उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि ईश्वर के भी अनेक रूप हो सकते हैं। आप किस रूप में उसको पकड़ रहे हैं, आप किस रूप में देखना चाहते हैं, ईश्वर आपको उसी रूप में दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब में चर्चा है मीमांसा में। चलिए अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोग जानते ही हैं गौतम बुद्ध इसके संस्थापक है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु जो कि नेपाल में लुम्बिनी है, वो उसमें 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये यहां तक समझ गए। इनके पिता का क्या नाम था? सुद्योधन। अब हो गया नहीं हुआ, अब बोले नहीं। जब शुरुआत में बोले कि नहीं हुआ तो अभी हम शुरुआत किए हैं, अब बोले हो गया, आगे बढ़ा लेते हैं। तो हो गया तो हो तो गया है। पूरा इतिहास हमारा कंटेंट में देखिए सारा कुछ किया हुआ, ठीक है। लेकिन पढ़िएगा तब तो। कितने बार हो गया अभी तक? चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो ईस्वी पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का, और लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था, और क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सुद्योधन था, माता का नाम महामाया देवी था, जो कि छठे दिन ही उनका देहांत हो गया था। और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ, स्टेप मदर,
प्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया और 6 वर्ष तक सत्य की खोज में निकले और 35 वर्ष की अवस्था में गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, बाकी कहानी आपको अच्छे से हमने समझा रखा है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जानकारियां, जातक कथा जो कि उनके पूर्व जन्म की 500 कहानियां हैं उसमें मिल जाती है। बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसमें आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध संघ और धम्म को त्रिरत्न कहा गया। किसको? तो बुद्ध संघ और धम्म को त्रिरत्न कहा गया है। किसमें? तो बौद्ध धर्म में। ये याद रखिएगा। अब महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं याद कीजिए। महाभिनिष्क्रमण, जब वो घोड़ा से घर से बाहर निकलते हैं तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग की घटना। संबोधि, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है बोध गया में, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उसको संबोधि कहते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका चक्र सूचक है, जब उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया था, 5 जो उनके साथ तपस्या किए थे उसको। उसके बाद महापरिनिर्वाण, जब इनकी देहांत हो गई थी कुशीनगर में, यूपी में, तब उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बौद्ध की जो संगतियां हुई हैं, अभी तक 4 बौद्ध संगति हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला संगति जो हुआ वो कहां पे हुआ? वो हुआ आपका प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ राजगिरी में सत्यपर्णी गुफा में हुआ। महाकश्यप इसके अध्यक्ष बने थे। अजात शत्रु के समय में हुआ था। तो राजा महाराजा आजा, याद रखिए, राजा फॉर राजगिरी, महाराजा फॉर महाकश्यप, आजा फॉर अजात शत्रु। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ वैशाली में काला अशोक के समय, 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में। सवा कबीर इसके अध्यक्ष बने। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के समय में हुआ और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष बने। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ, कनिष्क के समय में। वसुमित्र या अशुघोष भी लिखा रह सकता है, ठीक है, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अब आ जाते हैं चौथी बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान मतलब गौतम बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में, तपस्वी के रूप में देखते हैं, जबकि महायान के लोग इसको भगवान के रूप में देखते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। महायान के लोग, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म का जो मैक्सिमम भाषा है, वो जो भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे और गौतम बुद्ध उपदेश भी पाली भाषा में ही देते थे। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु, देहांत हो गया। कहां पे हो गया? तो कुशीनगर में हो गया। कमल इनके जन्म का प्रतीक है, घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, पद चिन्ह निर्वाण, निर्वाण मतलब जब इनको मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। निर्वाण मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण मिलने के बाद मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसमें मृत्यु को सुखदायी माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म। ये सब बहुत अच्छे से हमने डीपली बताया। अब आ जाइए जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में जानिए। महावीर स्वामी इसके संस्थापक मेन रूप से, ऐसे तो ऋषभ देव जो थे इसके पहले संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है और ये 24वें तीर्थंकर थे। तो ये याद रखना, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। अगर पूछे सीधे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब ऋषभ देव बोलना। अगर पूछे वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आपको बोलना है महावीर स्वामी। ठीक है। तो ये पहले जैन तीर्थंकर थे। पहले जैन तीर्थंकर थे कौन? ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं अभी तक। अभी तक क्या मतलब, उसके बाद तो हुए ही नहीं। अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अति महत्वपूर्ण है। कहां पे जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? देखिए, वो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो चतुर्थ बौद्ध संगति है उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ठीक है, इतिहासकार अलग अलग बुक में अलग अलग है। बस इतना जानिए कि पहली शताब्दी में हुआ था, यानी 0 से 100 वर्ष का जो पीरियड होता है उसी के बीच में ही कभी हुआ था। ठीक है, ऐसे ही किताब में लिखा हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, किनके पिता का नाम? तो महावीर स्वामी के। और गौतम बुद्ध के भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसके पिताजी थे गौतम बुद्ध, ऐसी बात नहीं है। ये अलग बात है कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिए थे। इनको 12 वर्ष तपस्या करने के बाद जो है 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको जो है मात्र 6 वर्ष तपस्या करने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यानी इनको 42 वर्ष की अवस्था में
ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनको 35 वर्ष गौतम बुद्ध को। तो दोनों को कंपेरिजन करा के पढ़िएगा। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके सन्यासी हो गए। महावीर स्वामी को लगभग 12 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा और जुम्बिक ग्राम में सर्वोच्च ज्ञान या केवल्य की प्राप्ति हुई, और उसके बाद ये केवलिन कहे जाने लगे। तो कहां पे? तो रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इनको जो है केवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है। जैन धर्म की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में, लेकिन बौद्ध धर्म की जितनी भी रचनाएं हैं वो पाली भाषा में है। तो जैन धर्म वाला याद रखिएगा प्राकृत भाषा, जबकि बौद्ध धर्म वाला कौन सा भाषा है? तो पाली भाषा है। यहां तक आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए, जैन धर्म अहिंसा पर आधारित था। इसके त्रिरत्न जो है आपका सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण है। ये पूछ सकता है कि जो इसका त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसका क्या था? बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का क्या था? त्रिरत्न, बौद्ध धर्म और संघ। ये बार बार पूछता, कंफ्यूज मत होइए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। कहां दिया था? और गौतम बुद्ध ने कहां दिया था? तो सारनाथ में। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में ही इनका देहांत हो गया। कहां पे? तो पावापुरी में। पावापुरी में जल मंदिर, जैनी जल मंदिर है, अभी भी आप जाइएगा राजगीर की तरफ तो उधर ही है पावापुरी, ठीक है। और वहीं पे उनका देहांत हो गया था 72 वर्ष की अवस्था में, यानी 468 ईस्वी पूर्व में। अभी तक जनसंगतियां मेन रूप से 2 हुआ। प्रथम जनसंगति पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र, और आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो वस्त्र पहनते ही नहीं है, दिशा को अपना। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर के प्रतिपादक हैं, ठीक है, जबकि भद्रबाहु जो हैं वो आपके श्वेतांबर के हैं। तो ये याद रखिएगा, स्थूलभद्र हैं श्वेतांबर के और भद्रबाहु हैं किसके? तो ये है आपके दिगंबर, ठीक है। दिगंबर, दी के जोर अंबर, जो अपने दिशा को ही वस्त्र मानते हो। आज भी ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं जैन मुनि सब। द्वितीय जनसंगति वल्लभी गुजरात में हुआ और देवाधीश क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म 2 संप्रदायों में श्वेतांबर, स्थूलभद्र, दिगंबर, भद्रबाहु में बट गया। कलिंग के राजा खारवेल तथा अजातशत्रु के पुत्र उदयन जैन धर्म के ही अनुयायी थे। तो ये याद रखिएगा। जैन तीर्थंकरों की 5 मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने खजुराहो में करवाया था। तो खजुराहो में है आपका जैन का मंदिर भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, उसके बाद आपका काल आ गया, द्वितीय नगरीय क्रांति का काल आ गया। प्रथम नगरीय क्रांति पूछे तो वो सिंधु घाटी सभ्यता था। द्वितीय नगरीय क्रांति अब महाजनपदों के उदय से ही होगा, मगध का विस्तार होगा। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लगभग भारत में 16 महाजनपद बन चुके थे, और जिसका उल्लेख हमें बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो उस समय तो जन से जनपद बना, जनपद से क्या बन गया था? महाजनपद। यानी अभी का गांव उस समय का जन, अभी का जिला उस समय का जनपद, और अभी का राज्य उस समय का महाजनपद। सर 1 to 5 वाले कौन कौन सा नोट्स निकलवाना है? सर जितना भी 1 to 5 का फोल्डर बना हुआ है, जो भी उस फोल्डर में है सारा निकलवाना है। कंटेंट में 1 to 5 का फोल्डर बना हुआ है, सारा निकलवाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र किसका ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ है। सूत्र जहां लगा रहे तो समझ जाइए जैन धर्म से, ठीक है। महाजनपद 2 प्रकार के थे, एक राजतंत्रात्मक और दूसरा गणतंत्रात्मक। केवल आप बज्जी और मल को याद रखिएगा। बज्जी जो वैशाली है और मल्ल ये गणतंत्र थे, बाद बाकी जितने भी थे वो राजतंत्र। तो यहाँ पे जो गणतंत्र भी है तो ऐसा नहीं है कि जनता वोट करके उनको जिताती थी, यानी कहने का अर्थ है वो वहां के सामंतों के द्वारा चुन करके बन जाते थे, ठीक है। अब उस समय जो 16 महाजनपद है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अंग जो अभी आपका भागलपुर का एरिया है, उस समय का अंग महाजनपद था। इसकी राजधानी चंपा थी। अभी वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र। मगध जो है राजगिरी, पटना, गया बिहार का क्षेत्र है।
उस समय मगध महाजनपद था और सबसे शक्तिशाली मगध ही था। ये सब बता दिए हम। काशी जो है वाराणसी, अभी का वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स कौशाम्बी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और इलाहाबाद का क्षेत्र अभी का है। वज्जी के बारे में जानते हैं, वैशाली जिसको लक्षवी भी कहा जाता है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है ये वज्जी वैशाली, ये याद रखिएगा। ये आपका क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था था यहाँ। उसके बाद कौशल श्रावस्ती, जहां पे उंगली माल डाकू रहता था, आपको पता होगा। फैजाबाद यूपी, अवंती उज्जैन, ये सबसे बड़ा महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली मगध था मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल हो गया कुशावती देवरिया यूपी। पंचाल अहिछत्र कांपिल बरेलू बरेली, ठीक है। चेदी शकमती बुंदेलखंड यूपी। कुरुक्षेत्र आपने पढ़ा होगा। इंद्रप्रस्थ जो कि आपका हरियाणा, अभी दिल्ली का क्षेत्र है। मत्स्य, ये भी कई बार पूछा है कि अभी का मत्स्य जो महाजनपद है कहां पे है अभी का, तो जयपुर राजस्थान में पड़ता है। विराटनगर राजधानी थी। कंबोज, हाटक, रजौरी, हजारा यूपी में पड़ता है। सूरसेन मथुरा, और मथुरा का ही शासक कंस हुआ करता था कभी, और कृष्ण ने उसको मारकर वहां पे शासन किया था। उसके बाद अस्मक, पोटली, पोतान, गोदावरी नदी का जो दक्षिण भारत का है। गंधार, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी वही था और तक्षशिला वहां की राजधानी थी। गंधार का गंधारी जहां की थी, ठीक है, याद रखिएगा। रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में पड़ता। एक महाजनपद अब जो है अभी वर्तमान में आपके भारत में नहीं है, वो है गांधार। ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। और तक्षशिला वहां की राजधानी हुआ करती थी गांधार की, ठीक है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम कहिएगा कि विश्वविद्यालय के रूप में तक्षशिला महाविद्यालय जो है जाना जाता है, विश्वविद्यालय के रूप में तक्षशिला। और यहीं पे चाणक्य कवि प्रोफेसर भी हुआ करते थे, पढ़ाते भी थे। तो ये आपका चित्र है, अपना देख लीजिएगा कौन सा कहाँ है। अब आते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश। तो सबसे पहले मगध से ही हम लोग, चूंकि प्राचीन भारत ही मगध का इतिहास है, प्राचीन भारत में जो भी प्रमुख राजवंश हुए हैं वो मगध के ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 1 to 5 में जितना हमने डाल दिया है नोट्स, पीडीएफ, वीडियो जो डालूंगा उसको विशेष रूप से आपको पढ़ना है। बाकी अभी हमने पूरा उसमें डाला नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको लगभग, और इतना जानिए कि आपके जानकारी का केवल हिस्ट्री में आप विश्व इतिहास को छोड़ दें तो बाद बाकी आप जानकारी लेके रखिए, ठीक है, 1 to 5 वाले। और जिनको 9th-10th वाले हैं, ठीक है, स्टेट वाले हैं, वो लोग विश्व इतिहास को भी पढ़ लीजिए। बाद बाकी आपको पढ़ना, ओवरव्यू सबको लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से पूछे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, अभी टाइम है तो अभी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। अब आते हैं मगध। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और गया पटना का जो क्षेत्र है मगध कहलाता था। मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश संस्थापक बृहद्रथ था, ये याद रखिएगा। प्राचीन जो मगध है उसका सबसे पहला संस्थापक जो है वो बृहद्रथ था। उसके बाद हर्यक वंश यहाँ पे स्टार्ट होता है मेन रूप से, वो 545 से 412 ईस्वी पूर्व तक चलता है। एक आध वर्ष आगे पीछे हो तो उसमें आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ईस्वी सन कभी पूछेगा नहीं, ये सब पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछता है कि कब से कब तक आपका हर्यक वंश का काल था, ये सब कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। इतिहास में इतना भी आपको, हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से जैसे हमने किसके बाद कौन सी घटना है वो क्रमवार याद रखते हैं तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यही काल रहा होगा, इस समय को हम मान लें। जो महत्वपूर्ण है हम खुद इंफेसाइज करते हैं, ये सब कभी नहीं पूछेगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार का पुत्र का नाम था अजातशत्रु, जो कि 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। अजातशत्रु ने ही, आपको हमने बताया था कि वैशाली को जीता था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और यह हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सब अपने पिता की ही हत्या करके, अजातशत्रु भी जो गद्दी पे बैठा था वो बिंबिसार की हत्या करके बैठा था। और बिंबिसार एक साम्राज्यवादी शासक था, इसने लगभग 500 विवाह किया था। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में वैवाहिक संबंध बना के साम्राज्य विस्तार करने की नीति जो है वो बिंबिसार ने ही लाया था, ठीक है। तो बिंबिसार ने लगभग 500 शादियां किया था और इसको जो है इसी का पुत्र ने हत्या करके गद्दी को हथियाया था, अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा का नाम था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, यानी पटना जो आगे चल करके बना, ठीक है। तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करने वाला शासक कौन था, अजातशत्रु। और द्वितीय बहुसंगति, सॉरी, प्रथम बहुसंगति आपका अजातशत्रु के ही समय में 483 ईस्वी पूर्व में कहां पे हुआ था,
तो राजगृह में। उसके बाद अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसी के समय हमने बताया जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उसी वर्ष 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में इसने प्रथम बौद्ध संगति करवाया था। तो ये याद रखना है 483 ईस्वी पूर्व में। उदयीन, इसका पुत्र का क्या नाम रहता है? उदयीन, ठीक है। और यह भी महान शासक था और इसने ही पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। अब आ जाइए शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और इस वंश के शासक कालाशोक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कालाशोक, ये याद रखिएगा। और इसने अपनी राजधानी कहां को बना रखी थी? तो वैशाली को। इसने अपनी राजधानी कहां को बना रखी थी? तो वैशाली को। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति कहां पे हुई थी? तो वैशाली में। कहां पे हुई थी? वैशाली में। अभी तुरंत हमने बौद्ध संगति के बारे में बताया था। और 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। तो कालाशोक को एकदम नहीं भूलना है। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के ही समय में हुआ था। कहां पे हुआ था? वैशाली। अगर पूछे कालाशोक के समय राजधानी कहां थी मगध की? तो वैशाली। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो ये याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। अब आ जाइए नंद वंश। महापद्मनंद के बारे में आपने जाना होगा, जानते होंगे। और घनानंद इसी वंश का था जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके चाणक्य की सहायता से यहाँ पे मौर्य वंश की नींव डाली। चलिए अब आ जाइए नंद वंश। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। तो ये याद रखिए, घनानंद भ्रष्ट शासक था। और यह मतलब घनानंद जो नाम पड़ा है धनानंद था, वास्तव में धन से आनंदित होता था, बहुत ज्यादा कर वसूली करता था। और इसी के राज्य में जो है चाणक्य भी कर के असिस्टेंट के रूप में थे, टैक्स कलेक्ट करने के अधिकारी के रूप में थे। लेकिन आगे चल करके दोनों में मतभेद हो जाता है और फिर जो है चाणक्य को घनानंद कैद करवा देता है। फिर चाणक्य चालाकी से वहां से किसी तरीका से निकल करके बाहर निकलते हैं और उन्होंने घनानंद के लिए षड्यंत्र किया। यानी चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर घनानंद की यहाँ पर हत्या करवा के चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पे बैठाया था। क्योंकि इनकी भारी बेइज्जती किया था किसने? घनानंद, ठीक है। इसी इस वंश के शासन काल में सिकंदर महान 326। अब देखिए, इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। इस वंश के ही शासनकाल में सिकंदर महान, अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, यूनान का जो था विश्व विजेता का सपना लेकर के भारत पहुंच गया था 326 ईस्वी पूर्व। तभी तक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे नहीं बैठे थे, ठीक है। लेकिन तक्षशिला के क्षेत्र में वो योजना बना रहे थे, क्योंकि चाणक्य जो उनको लेके जाता है तो तक्षशिला के ही क्षेत्रों में रखता है, ठीक है। और वहां पर चाणक्य ने ही दिमाग लगा करके ब्यास नदी पे बहुत सारे सन्यासियों को भेष बदल करके भेजता था और उसकी सेना को प्रभावित करता था। वो बोलता था इस नदी को आज तक जिसने भी पार किया है फिर वो लौट करके नहीं आया। इस तरीका से भयभीत हो गया था सिकंदर की सेना। और वहां पे किसका चाल रहता है? वो तो चाणक्य की ही कूटनीति रहती है, ठीक है। क्योंकि वो जानता था कि घनानंद को हराना आसान है, लेकिन अलेक्जेंडर को हराना इतना आसान काम नहीं है। ये विशाल सेना को हराना मुश्किल है। तो पहले अगर ये आ गया, ये शासन कर लिया, तब तो मेरा जो भी बचपन से इसको पाल पोस के बड़ा किए हैं, तैयार किए हैं, जो प्रतिशोध लेने की भावना है घनानंद से, वो तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस को सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध, विस्सता के युद्ध में हराया। ऐसा जो है यूरोपियन इतिहासकार बोलते हैं। लेकिन अन्य ग्रंथ में लिखा गया है, बहुत सारे उस समय के जो अन्य देशों के भी ग्रंथ में लिखा गया है कि अलेक्जेंडर हार गया था राजा पोरस के साथ। जो भी हो, सिकंदर का आक्रमण भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के बाद, जिसका शासक हखमनी वंश का जो था वो दारेबाहु डरियस था। ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा, सिकंदर का सामना करना पड़ा। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा यानी छत्रप कहा जाता था। मकदूनिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है, मैसिडोनिया भी उसको बोल सकते हैं। राजा जो था वहां का फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इसकी मां नाग कन्या थी। किसकी मां? तो सिकंदर। अब कहिएगा कि नाग बन जाती थी, नहीं, नाग कन्या वैसे लोग को कहा जाता था। उस समय राजा लोग नाग कन्या को रखते थे, क्योंकि वो क्या करती थी कि किसी को अपने जाल में फंसा करके दुश्मन को अगर वो दांत भी काट ले किसी को तो उसको विष लग जाता था, ठीक है। तो उसको बचपन से उस तरीका से ट्रेनिंग दिया जाता था
तो यहाँ पे कूटनीति के लिए गुप्तचर के रूप में नागकन्या का यूज किया जाता था, ठीक है। तो इसकी माँ जो थी मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय पुत्र जो है अलेक्जेंडर, इसकी माँ जो थी वो नागकन्या थी, ये याद रखिएगा। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। एस्पा आप याद रखिएगा, एस्पा। सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य जो है अरस्तु, अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहा जाता है भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। आगे चल करके इसी की बेटी कार्नेलिया हेलेना का विवाह किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सिकंदर भारत से लौटा कब? 325 ईस्वी पूर्व में, और सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईस्वी पूर्व में ईरान में बेबीलोनिया में। बेबीलोनिया जब रिटर्न हो रहा था, क्योंकि यह बहुत कम आयु में ही विश्व विजेता का सपना देखने के लिए भारत आ गया था, और जब ब्यास नदी को पार करने से इसकी सेना मना कर दी कि हम आगे नहीं जाएंगे, और बहुत लंबा समय भी बीत चुका होता है, तो और चूंकि ये सिकंदर कहा जाता है हाइडेस्पीच के युद्ध में घायल भी हो गया था, तो जख्म भी था और बीमार भी पड़ गया था, तो इसने भी यहां से रिटर्निंग का ही फैसला लिया। तो वहां पर नियार्कस था, उसको जल सेना के द्वारा भेज दिया गया, नियार्कस को जल सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए, और थल सेना के रूप में जो है सेल्यूकस निकेटर को वो यहाँ छोड़ करके, क्योंकि जो क्षेत्र जीत लिया था उत्तर पश्चिम, तो उस पर शासन करने वाला कोई होना चाहिए था, तो वहां पे सेल्यूकस निकेटर को रहने देता है। बाद बाकी सब लोग रिटर्न हो जाते हैं, और रिटर्निंग के दौरान ही सिकंदर रास्ते में ही आपको बेबीलोनिया भी नहीं पाया, यूनान तो अपने घर वो वापस लौट भी नहीं पाया, और वह जो है बेबीलोनिया में ही मर गया, ठीक है। तो मात्र 323 ईस्वी पूर्व में ही, अब सोच लीजिए 356 में जन्म ही हुआ है और 323 में मर भी गया, तो कितना 33 वर्ष की आयु में ही इसने वह कर दिखाया जो असंभव कार्य था, विश्व विजेता बनने का सपना को लेकर के। तो सिकंदर की महानता ना ही उसके साम्राज्य विस्तार में है, ना ही उसकी महानता बस इतना बड़ा सोच रखने में, कि उसने इतना बड़ा सोच लिया कि हम पूरे विश्व का राजा बन जाएंगे, यही बात उसको महान बनाती। अब आते हैं मौर्य वंश 323 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया 322 ईस्वी पूर्व में। नंद वंश को हराने में इनकी सहायता चाणक्य ने की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने राजा और राजनीति से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। कई बार पूछेगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो ये याद रखिएगा ये चाणक्य ने। इसी को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किसको? चाणक्य को, ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और इसी ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को, चूंकि जब इसकी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता, चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी हेलेना नहीं रहती है, दूसरी पहली पत्नी मर जाती है, ठीक है। पहली पत्नी मरने के बाद चंद्रगुप्त जो है दूसरा विवाह करते हैं, तब हेलेना या कार्नेलिया जिसका नाम था वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका याद रखिएगा, इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। वह किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। अपने जीवन के अंतिम समय में जो आपके चंद्रगुप्त हैं वो जैन धर्म को स्वीकार कर लिए, और इनके जो जैन गुरु थे वो भद्रबाहु थे, और ये संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग करते हैं। कहां पे जाकर के? श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में जगह है श्रवणबेलगोला, वहां पे जाकर के जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहां जाकर के श्रवणबेलगोला में ये संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग करते हैं। चूंकि ये पाश्चाताप करते हैं, चूंकि इनके समय में आगे चल करके बहुत बड़ा अकाल आ गया था और बहुत ज्यादा लोग वहां पे मारे गए थे, उसका कारक अपने आप को मान करके संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को निहुति दिया था, यानी कह सकते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति की, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासक जो होता है वो आपका सम्राट अशोक होते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था, पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार देखिए, ना ही उसने कुछ नया काम किया और ना ही पिता के संपत्ति को बेचा भी, यानी दूसरे को कब्जा होने भी नहीं दिया, बरकरार रखा। लेकिन उसके बाद आपका अशोक आता है। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम जो शासक कहा जाता है वो सम्राट अशोक को ही कहा जाता है, ठीक है। अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है, देवताओं का प्रिय।
ऐसे देखने में अशोक कुरूप था, उसे जो है बचपन से चर्म रोग हो रखा था, लेकिन फिर भी उसने अपना नाम क्या रखा है, देव नाम प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय। ठीक है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की, लेकिन भारी नरसंहार के बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो देखिए शुरुआत में जो है अशोक महान नहीं था, शुरुआत में इसने कलिंग पे जब युद्ध किया, कलिंग, चूंकि कलिंग ही एक क्षेत्र बचा था जो मौर्य साम्राज्य में नहीं मिला था, अखंड भारत बनाने में आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और उसकी मदद चाणक्य कर रहे थे। ठीक, तो चाणक्य ने ही अखंड भारत को निर्माण में पूरा मदद किया था। और यहां पर जब कलिंग की बात होती है तो कलिंग उस समय स्वतंत्र हो गया था। ऐसे महापद्मनंद के समय में कलिंग मगध में ही मिला था, लेकिन आगे चल करके वो स्वतंत्र हो गया था। तो अशोक ने इस पे फिर से आप कब्जा करने के लिए युद्ध किया और कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, और जब इसमें युद्ध हुआ तो वहां पे पुरुष वर्ग जितने भी थे उसकी हत्या कर दी गई, मतलब 2 लाख से अधिक सैनिकों की हत्या हो गई। जब अशोक ने यह दृश्य देखा, जब वहां की महिलाएं युद्ध करने के लिए आ गई, चूंकि क्षत्रिय में है कि वो महिलाओं पे हथियार नहीं उठाते हैं, तो इनको थोड़ा सा हृदय परिवर्तन होता है, रक्त रंजित उस भूमि को देख करके अशोक के दिमाग में परिवर्तन आता है और उसी दिन से वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो केवें शिलालेख में मिलता है, तो 13वें। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त जो था वो चाणक्य के ही परिवार का था। ठीक है, उसी ने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, श्रीलंका, और वहीं से वह धर्म इंटरनेशनल धर्म बनता है। एक बेटी का विवाह, अशोक की एक बेटी का विवाह नेपाल में था, इसलिए वो बराबर नेपाल भी जाया करता था। और महेंद्र और एक पुत्री रहती है संघमित्रा, उसको इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था, श्रीलंका। और श्रीलंका से ही वो आगे इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब देशों में वहां से बौद्ध धर्म हुआ। और आज के डेट में जो बौद्ध धर्म इंटरनेशनल धर्म बन चुका है, अंतरराष्ट्रीय धर्म। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला केंद्र था। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था, यानी जो करसापन्न जो था, चांदी के सिक्के को पन्न कहा जाता था। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी, पाली भाषा थी, और इसी भाषा में गौतम बुद्ध ने भी उपदेश दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में, ब्राह्मी। ब्राह्मी से ही आगे चल करके देवनागरी बनता है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और वह एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण वंश की नींव डाली पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, यानी एक लंबा शासन पीरियड चला मौर्यों का, लेकिन इसका भी समापन हो गया, क्योंकि जरूरत से ज्यादा धार्मिक बनना भी राजा के लिए हानिकारक है। और अशोक जरूरत से ज्यादा धन जो है, अपने धन को बौद्ध धर्म के लिए दे दिया था। ठीक है, चलिए, तो यहां से यही सब क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाइए, एक ही प्रश्न बार बार पूछता है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो वो आया था शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। वह मौर्यों का प्रधानमंत्री था। मौर्य के समय में पुष्यमित्र शुंग प्रधानमंत्री था, लेकिन जब देखा कि इसका शासक कमजोर हो गया, यानी अशोक के जो बेटा या पोता जो भी हो, वो जब कमजोर स्थिति में आ गए, क्योंकि उनके पास शासन चलाने के लायक धन संपदा नहीं था, शक्ति नहीं था, तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग इन्हीं का सेना नायक था, वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके। वह मौर्यों का प्रधानमंत्री था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, इसकी भी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध के गद्दी पे कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपका शुंग वंश भी समाप्त हो गया। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, भारतीय जो सेंट्रल पावर था, जो मगध से पूरे में शासन होता था, वो समाप्त हो गया। अब अन्य भारत के प्रांतों में अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिण भारत है, वहां पे अलग वंश शासन करेंगे, उत्तर भारत में अलग करेंगे, मध्य भारत में अलग करेंगे। तो अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अब अलग अलग यहाँ पे शासक उभर जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल पावर जो था मगध से पूरे देश में जो कंट्रोलिंग होता था, वो मौर्य साम्राज्य के समाप्त होते के साथ ही समाप्त हो गया। अब देखिए, दक्षिण भारत में उस समय एक प्रमुख वंश का उद्भव हो गया, आंध्र सप्तवाहन वंश। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। सिमुक 60 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था।
तो ये पूछ सकता है कि आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसी ने अश्वमेध और राजसूय करवाए थे और इसने जो है सीसा का सिक्का चलवाया था। तो कई बार पूछेगा कि सीसा का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो आंध्र सातवाहनों ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। सातवाहन शासकों में चांदी, तांबे, सीसा, कांसे के मुद्रा का प्रचलन किया। सातवाहनों की भाषा क्या थी, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। अब आ जाइए कुषाण वंश, ये भी आपका मध्य भारत में इसने शासन किया था। कुषाण वास्तव में भारतीय मूल के नहीं थे, ये चीन से आए थे, ठीक है, उधर से ही आए थे। अब देखिए इस वंश की स्थापना कुजिल कड़फिसेस ने किया था। कई बार पूछेगा कि कुजुल कड़फिसेस, तो ये याद रखना है आपको कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक था बिम कड़फिसेस, एक है कुजुल कड़फिसेस। अगर पूछे सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाणों ने। और कुषाण में भी किसने, तो बिम कड़फिसेस ने चलाए। कुषाणों में भी किसने चलवाया, तो बिम कड़फिसेस ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलवाए, ठीक है। कनिष्क के द्वारा, इसी का था कनिष्क सबसे प्रतापी शासक, जिसने 78 ईस्वी सन में जो कि आपका चतुर्थ बहुसंगति करवाया था, शक संवत की शुरुआत की थी। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ना, तो उसमें आपका जो है कनिष्क ने ही करवाया था चतुर्थ बहुसंगति। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने कुषाण वंश के शासक जो है कनिष्क के ही दरबार में रहकर किया था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक थे, जिसे चरक संहिता जो कि मेडिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण बुक है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। बस कुषाण से पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। देखिए बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन इतना अगर आप पढ़ लेते हैं खास करके 1 to 5 वाले, तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका मेन रूप से राष्ट्रीय आंदोलन ही लिखा है। ये सब तो हमने बैकअप के लिए आपको पढ़ा दिया कि अगर बाय द वे प्राचीन और मॉडर्न, चूंकि बोला SCRT, तो SCRT में तो पूरा है, मध्यकालीन भी है, प्राचीन भी है, और एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र कर रहा है, मतलब आपको कंफ्यूज करा के मार डाले, ठीक है। एक तरफ बोलता है SCRT NCRT पढ़ी, तो SCRT में तो खाली राष्ट्रवादी आंदोलन थोड़ा ही है, उसमें पूरा सिलेबस है, पूरा एनिशिएंट मिडेवल मॉडर्न का चैप्टर है। इसीलिए हम बोलते पूरा पढ़ लीजिए, उसको रहने दीजिए, वो ऐसे ही बेवकूफ सबको बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर SCRT NCRT में तो पूरा है, तो राष्ट्रवादी आंदोलन केवल लिखने की क्या जरूरत है, पूरा लिख देना चाहिए था, एनिशिएंट, प्राचीन, मध्यकालीन, या पूरा इतिहास सीधे लिख देना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो यहां पे आप लोग क्या कीजिए, पूरा तैयारी करके रखिए, चाहे 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10th है, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी, पूरा इकोनॉमिक्स, छोड़ के कुछ जाइए ही नहीं, ठीक है। नहीं तो पता चला अगर आप आयोग के जो वो जो लिस्ट बता रहे हैं राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन, या केवल उतना पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से फेल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरफ NCRT का जिक्र हो रहा है, SCRT का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जब हमने SCRT NCRT बोल ही दिया पढ़ के जाना है, तो फिर वहां राष्ट्रीय आंदोलन लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो बहुत लोग अलग अलग इस बात को समझेंगे, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता यही कहती है कि आप पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है, पूरा पढ़ के जाइए। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, क्या लगा एक काल में पूरा, एक वीडियो लेक्चर में पूरा हमने मध्यकालीन बता दिया, एक पूरा, अब तो खत्म होने पे है आपका एनिशिएंट भी, गुप्त काल, उसके बाद हर्षवर्धन, बात खत्म। चलिए, इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी पूर्व में किया था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ये चंद्रगुप्त प्रथम है जिसने गुप्त वंश की स्थापना किया था, कब किया था, तो 319 ईस्वी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगर पूछे किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बहुत बड़े साम्राज्यों को जीत लिया था, ठीक है। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको, तो समुद्रगुप्त को। और इसी को बिना बजाते हुए दर्शाया गया है, समुद्रगुप्त को ही, ठीक है। बिना बजाते हुए सिक्के पे किसको दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त को ही, ठीक है। तो सबसे प्रतापी शासक इसमें आपका यही रहता है।
और एक दूसरा इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, वो भी एक प्रतापी शासक में ही आते हैं। समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए सिक्कों पे दर्शाया गया है, तो किसको दर्शाया गया है सिक्कों पे, गुप्त काल के किस शासक को, तो समुद्रगुप्त को। और इसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के मैक्सिमम राज्यों को विजित किया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। जिस प्रकार से नेपोलियन ने फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों को विजिट करके पूरा एकत्रित कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे समुद्रगुप्त ने भी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 381 से 413 ईस्वी सन के बीच में रहते हैं। इसी का नाम विक्रमादित्य भी है, देवश्री भी है, देवराज भी है, देवगुप्त भी। ये तीनों चारों नाम किनका है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इसी के दरबार में चीनी यात्री अति महत्वपूर्ण है, 399 ईस्वी में चीनी यात्री जो फाहियान आते हैं वो किसके दरबार में आते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में आते हैं। साम्राज्यवादी के साथ साथ ये बहुत बड़े कौन, समुद्रगुप्त संगीतज्ञ भी रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं, उन्हीं के दरबार में नवरत्न शामिल थे, जैसे कालिदास, धनवंतरी, झपनक, अमर सिंह, शंकु बैताल, बैताल भट्ट, घटकप, बरामिहिर, बररुचि। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने कहानी भी जानते हो कि विक्रमादित्य का, तो बैताल, ठीक है, तो वो सब नवरत्न जो थे, कालिदास हो, धनवंतरी हो, झपनक हो, ये सब नवरत्न जो हैं, नौ विद्वान थे, वो इसी के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय उल्लेख महरौली के लौह स्तंभ में मिलता है, और यह भारतीय इतिहास का, प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग भी है। क्योंकि अगर आप देखिए आर्यभट्ट, वो भी इसी काल के थे, गुप्त काल के ही थे, जिन्होंने जीरो की खोज की। नागार्जुन एक बहुत बड़े जो केमिस्ट्री के जानकार थे, ठीक है, वो भी। बराहमिहिर, ठीक है, बररुचि, बराहमिहिर भी जो है अंतरिक्ष विज्ञान के जानकार कह सकते हैं, भूगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो बहुत सारे विद्वान से भरा पूरा था यह साम्राज्य। ठीक है, तो इसलिए भारतीय इतिहास में इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णिम युग का काल कहा जाता है भारतीय इतिहासकारों के अनुसार। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने दशमलव की खोज की थी। कुमारगुप्त प्रथम, ये याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और वह विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जो है जाना जाता है। उससे भी ऐसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है आपका यही है। कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्तकालीन रचनाएं जो हुई है, क्योंकि यहाँ पे साहित्यिक विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जो कहानियां हैं, हितोपदेश वगैरह, ठीक है, तो उसी टाइप का जो कहानियां पंचतंत्र में मिलता है बच्चों को, जानवरों को के माध्यम से कहानी बना करके विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब की रचना कालिदास ने ही किया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। आर्यभट्टीय, ठीक है, इसकी रचना आर्यभट्ट ने किया। जीरो की भी खोज आर्यभट्ट ने ही किया था। धनवंतरी ने चिकित्सा विज्ञान शल्य शास्त्र का निर्माण किया। वराहमिहिर बृहत संहिता खगोल शास्त्र का निर्माण किया है। ठीक है, अब आते हैं इस वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक के रूप में जो रहता है वो स्कंदगुप्त रहता है, 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इन्होंने ही मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, मतलब फिर से उसको रिपेयर करवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त की दो विजय उल्लेखनीय है। पहला पुष्यमित्रों पर विजय और हुनों पर विजय। जो हुन बाहरी आक्रमणकारी थे बर्बर जाति के, तो उस पर विजय प्राप्त करने वाला स्कंदगुप्त ही था, और गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। ठीक है, अब सबसे अंतिम प्राचीन काल का सबसे अंतिम वंश आ जाता है, वो है आपका पुष्पभूति वंश, जिसमें हर्षवर्धन होता है प्रतापी शासक। 606 से 647 ईस्वी तक चलेगा। इस वंश का स्थापना पुष्पभूति वर्धन, ये भी कई बार पूछा था कि जो आपका वर्धन वंश है उसके संस्थापक कौन थे, 67वीं या 68वीं में पूछा था। तो पुष्पभूति वर्धन, इस वंश का प्रतापी शासक हर्षवर्धन, जो कि 606 से 647 रहता है, जिसको द्वितीय अशोक की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो गौर नरेश शशांक ने क्या किया था, इसका जो भाई रहता है हर्षवर्धन का भाई राजवर्धन, उसकी हत्या कर दी थी और इसके साम्राज्य को छीन लिया था।
तो हर्षवर्धन उस समय छोटा था, आगे चल करके हर्षवर्धन ने गौर नरेश शशांक को भी पराजित किया और फिर अपने भाई का बदला भी लिया। और इसकी बहन जो थी राजश्री, वो इस डर से, गौर नरेश शशांक के डर से भाग गई थी और बौद्ध भिक्षु बन गई थी, उसको खोज के निकाला भी और दोनों भाई बहन मिल करके यहाँ पे गद्दी को संभाल रहे थे। ठीक है, हर्षवर्धन एक महान कवि और नाटककार भी थे। ठीक है, उसने नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली 3 ग्रंथ नाटक जो है इसकी रचना भी किए थे। कौन? तो हर्षवर्धन। चीनी यात्री हुएनसांग, हॉ फॉर हर्षवर्धन, हॉ फॉर हुएनसांग। चीनी यात्री हुएनसांग जो है वो कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट थे, जिसने कादंबरी और हर्षचरित की रचना की। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वानभट्ट और कादंबरी की रचना, ठीक है, किसने किया? वानभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित की रचना। हर्ष प्रयाग के संगम के पास प्रति 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित करता था और उसमें बहुत ज्यादा ये दान दिया करते थे। तो धार्मिक रूप से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सहिष्णु थे और धार्मिक रूप में बहुत ज्यादा ये यहाँ पर दान भी दिया करते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। क्योंकि हर्षवर्धन निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्पभूति वंश का अंत हो गया। किसकी मृत्यु के साथ ही? तो हर्षवर्धन के मृत्यु के साथ ही। तो इस प्रकार से आपका प्राचीन जो मेन रूप से यहाँ पर समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा 2-3 वंश है, ठीक है, तो ये मध्य या भारत तो 2-3 है, उसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। दक्षिण भारत में एक गंग वंश था। इस वंश का संस्थापक वज्रहस्त था। इसकी राजधानी कोलार उड़ीसा थी। गंग शासक नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था? तो नरसिंह देव ने बनवाया था। तथा शासक अनंत वर्मन ने पुरी का जो जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन ने करवाया था। केसरी शासकों ने भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आ जाइए चोल वंश। तो चोल वंश मेन रूप से अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं और अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। राजेंद्र चोल ने इसका जो महान शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राजा राज प्रथम। ये सब आपके कंटेंट में आपको हमने अच्छे से डीपली भी पढ़ा रखा है, तो आप देखिएगा मध्यकालीन जो कंटेंट में आपका जनरल नॉलेज वाले में चोल वंश अच्छे से पढ़ाया है, वहां आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे बस शॉर्ट नोट्स है। राजा राज प्रथम ने रंजूर के राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जिसका है, उसका निर्माण करवाया था। तो राजा राज प्रथम याद रखिएगा। तो राजा राजेश्वर मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसको राजा राज प्रथम ने ही बनवाया था। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मंदिर से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। और चोलों की जो प्रमुख विशेषता जो थी वो अपना इसकी स्थानीय स्वशासन और साथ साथ नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान शिव का जो नृत्य है नटराज कलाकृति, ठीक है, तो वो आपका चोल वंश से ही संबंधित है। और कई बार पूछेगा कि नटराज में भगवान शिव के कितने हाथ को दर्शाया गया? तो 4 ही हाथ हैं, 4 ही हाथ हैं। ठीक है, एक बार यूपीएससी में पूछा था। चौहान वंश, चौहान वंश के बारे में जान लीजिए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी रहता है। इस वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी अजमेर नगर थी। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसको कि पृथ्वीराज तृतीय भी कहा गया, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। फिर दोबारा जयचंद के कहने पे गोरी आता है 1192 में। द्वितीय यहाँ पे तराइन का युद्ध होगा, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसके दोनों आंख को फोड़ डाला था, निकाल लिया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में हिंदी कवि चंद्रवरदाई रहते थे, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। हमने बताया ही, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये पृथ्वीराज तृतीय है। ठीक है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का ही राजकवि था। अब आते हैं परमार वंश। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। इस वंश का शक्तिशाली राजा राजा भोज थे और जिसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर झील बनवाया था। अब चंदेल शासक, इसके संस्थापक नुनुक थे, जिसकी राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण यशो बर्मन ने करवाया था। तो ये सब एक बार देख लीजिएगा। अब सबसे लास्ट में अब आ जाइए, गुजरात में उस समय जो शासन कर रहे थे उनका नाम था सोलंकी वंश। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम थे, जिसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासनकाल में, ये भी अति महत्वपूर्ण है, भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहां पे सोलंकी शासक का ही शासन था। ठीक है, और भीम द्वितीय के समय में मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, जो भीम द्वितीय से हार जाता है। तो भारतीय क्षेत्र में पहली बार
मोहम्मद गोरी को हराने वाला व्यक्ति कौन था? तो भीम द्वितीय। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भीम प्रथम के सामंत विमल आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो दिलवारा का जैन मंदिर कहां पे है? राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पे है, ये याद रखिएगा। भीम द्वितीय ही इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। अब आ जाइए सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के ही थे, ये याद रखिएगा। सूर्यवंश भी कहा जाता है। यह वंश राजपूत सूर्यवंशी कुल से संबंधित था। इस वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण अपने विजय उपलक्ष्य में करवाया था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का जब युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक लास्ट में महाराणा प्रताप थे। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में इनकी मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो महाराणा प्रताप और जो है अकबर के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तो वो याद रखना है आपको, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। चलिए, आपका क्लास कंप्लीट हो गया। हमने पूरा 1.5 घंटे में पूरा आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा दिया। मेरा टारगेट फिक्स था कि आपको 1.5 घंटा में आज पूरा कंप्लीट कराना है। आप जिधर से पढ़ते वहीं से मैं आज आपको 1.5 घंटा पढ़ा के कंप्लीट कराता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राचीन इतिहास में इससे ज्यादा आपको डीपली नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ प्रिंट करवाइए, बार बार देखिए, और इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं पूछेगा। अगर पूछेगा तो अगर आपके पास टाइम है तो कंटेंट में ऑलरेडी हमारे डीपली वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें टॉपिक वाइज बहुत ही डीपली हमने पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल, बहुत स्पीड चलाए हैं। इसके पीछे रीजन है क्यों चलाए हैं, क्योंकि हमने आराम से करवा रखा है। कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो है, उसको देखिए। और ये 1 to 5 या जो भी है, तो प्राचीन और एनिशियंट से कम ही क्वेश्चन उम्मीद है, और मिडेवल से कम ही आएंगे। तो इसीलिए हमने इसको तेजी से कवर कर दिया है। बाद बाकी कंटेंट में ऑलरेडी डीपली अच्छे से आराम आराम से पढ़ाया है, सो के, तो उसमें है, उसमें ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया। विक्रमशिला, तक्षशिला, तो विक्रमशिला तो आपका भागलपुर में है, तक्षशिला आपका गंधार पाकिस्तान में स्थित है। इसका सीरीज क्या बताएंगे? सबसे पहले आपका तक्षशिला बना, उसके बाद नालंदा बना, सबसे लास्ट में विक्रमशिला बना। सबसे पहले तक्षशिला, उसके बाद नालंदा। काल पढ़िए ना, अभी तो हमने बताया ना आपको। तक्षशिला मौर्य समय में ही था, नालंदा कुमारगुप्त बनाया, गुप्त काल में बनाया, तो उसके बाद का हो गया। और सबसे लास्ट में आपका पाल शासकों ने बनाया विक्रमशिला। समझ गए? चलिए, आप लोग सब जानते हैं, बस चेक करते हैं गुरुजी को पता है कि नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 बार बीपीएससी इंटरव्यू दिया है, उसमें भी हिस्ट्री ऑप्शनल से ही दिया है, ठीक है। इसीलिए हिस्ट्री का चेक मेरा ना करे तो अच्छा रहेगा। चलिए, आज इतना ही, धन्यवाद।